नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 18 नवंबर को जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग आज के शिफ्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो जीके और करंट अफेयर का सेक्शन है यहां पर टफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर तो लगभग पूरा आपके 2020 से ही आ रहा है, और अगर हम लोग जीके की बात करें तो उसमें भी कई सारे आपके टफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर आप 25 में से 15 भी प्रश्न बिल्कुल सही कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि जीके आपका बहुत ही अच्छे से हुआ है। बाकी इससे पहले के जो वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम या kvguruji.in के ऊपर मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा पिछले साल आईपीएल हुआ था उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा था। तो ध्यान रखिएगा, जोफ्रा आर्चर जो कि वैसे इंग्लैंड के गेंदबाज हैं, ये आपके पिछले साल के आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे। अगर हम लोग 2021 की बात करें यानी कि इस साल की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 में जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज हैं जिनका नाम है हर्षल पटेल, तो हर्षल पटेल इस साल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और हर्षल पटेल को इस साल पर्पल कैप भी दिया गया क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट इस साल के आईपीएल में लिए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो 29वां व्यास पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया था। अब ध्यान रखेंगे कि जो आपका 29वां व्यास पुरस्कार है ये पिछले साल दिया गया था, समझ गए। तो ये किसको मिला था? ये मिला था नासिरा शर्मा को, इनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए, समझ गए। अगर हम लोग इस साल की बात करते हैं तो इस साल जो आपका 30वां व्यास पुरस्कार है ये दिया गया है शरद पगाड़े को। क्या नाम है? शरद पगाड़े। और इनकी रचना है पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है, ये इनकी रचना है, इसके लिए मिला है शरद पगाड़े को। अच्छा, व्यास पुरस्कार के अलावा आपको सरस्वती पुरस्कार भी जरूर ध्यान रखना है। अगर हम लोग 30वें सरस्वती पुरस्कार की बात करें तो शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, उनकी जो रचना है सनातन, उसके लिए। और पिछले साल यानी कि 29वां किसको मिला था ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में आईसीसी के जो अंपायर का एलीट पैनल है उसमें सबसे युवा अंपायर कौन बने थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे भारत के ही हैं और नाम इनका है नितिन मेनन। तो ये आईसीसी का जो अंपायर का पैनल है उसमें सबसे युवा अंपायर बने थे पिछले साल जून महीने में। तो इसका उत्तर होगा नितिन मेनन। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग सारे प्रश्न डिस्कस करते हैं इसके अलावा जो आपके जीडी में 2019 में टफ प्रश्न पूछे गए थे उनका एक लाइव टेस्ट होता है बहुत ही डिटेल के साथ में आपके अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आप उस लाइव टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आपको नीचे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो डेली क्लास होती है 12 बजे, रात में 10 बजे होती है। जब आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप यूज करें, कोड पूछा जाए तो आपको इंटर करना है KV10। तो यहां से आप अपने जीके और करंट अफेयर को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। 24 नवंबर से आपके अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक मैनर में तैयारी करना चाहते हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन में आप कई सारे एग्जाम को भी कवर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का आप लोग प्लस कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो मेरा कोड KV10 है, इस पर आप लोग यूज करके 10% का तुरंत ले सकते हैं डिस्काउंट। फिर भी अगर आपको किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन वगैरह भी इस नंबर के ऊपर भेज सकते हैं और किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सिंपली हमारे ऊर्जा के वह स्रोत जो कि आपके नेचुरली अकर होते हैं। यानी कि जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके अलावा आपका LPG है। तो ये सारे हमारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आते हैं।
अगर हम लोग गैर पारंपरिक की बात करें तो जो भी हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वो आपकी जल ऊर्जा हो जाए, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो ये सारे हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2020 में जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ये किस पैरा खिलाड़ी को मिला था? तो मैंने आपको बताया था कि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले पैरा खिलाड़ी हैं उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। इनका नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है। और पिछले साल दूसरे पैरा खिलाड़ी बने थे, इनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। वैसे पिछले साल ये पुरस्कार 5 लोगों को मिला था और इस साल ये पुरस्कार टोटल 12 खिलाड़ियों को मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिसे आप लोग हड़प की नीति कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो ये तो बहुत ही आसान है, लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी 1848 में और सबसे पहले इस नीति के अंतर्गत इन्होंने सतारा को अपने अधीन लिया था। तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो पिछले साल आपके बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये टोटल कितने चरणों में हुआ था? तो देखिए, इसका एक चरण तो अक्टूबर के लास्ट में हुआ था और 2 चरण आपके नवंबर के शुरुआत में हुए थे। 10 नवंबर को इसकी हुई थी काउंटिंग, यानी कि टोटल 3 फेज में इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया था। और जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार, वो एक बार फिर से बिहार के सीएम बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया बिल्कुल आसान सा कि जो हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो ये था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे फुटबॉल मैच होते हैं, इनका टाइम पीरियड कितना होता है? तो देखिए, फुटबॉल मैच की बात करें तो इसमें भी क्रिकेट के तरीके से 11 खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट करते हैं और आपको ध्यान रखना है कि ये टोटल आपके 90 मिनट का होता है। कितने समय का? 90 मिनट का होता है और 45 मिनट के इसमें 2 सत्र होते हैं। तो आपसे अगर एक सत्र पूछा जाए तो 45 मिनट का, टोटल टाइम होता है 90 मिनट का। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 तक हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? अब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 8 अनुसूचियां थीं और इसमें आपके 22 थे भाग। लेकिन अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो आपके जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या लगभग हो चुकी है 445 के ऊपर। ठीक है, वैसे तो 395 ही हैं, लेकिन इसी में ए बी सी करके इनकी संख्या 445 से ऊपर हो चुकी है। उसी प्रकार से अगर हम अनुसूची की बात करें तो ये 8 से बढ़कर के 12 हो चुकी है और अगर हम भाग की बात करें तो ये 22 से बढ़कर के हो चुके हैं 50। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे शरीर में पीनियल ग्लैंड होती है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, इसे हम लोग कहते हैं मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन इस हार्मोन का नाम है। तो ये हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये काम क्या करता है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमें नींद आती है या फिर जो हमारे जागने का समय होता है, उस चक्र को मेंटेन रखने का जो काम है वो इसी के द्वारा किया जाता है, यानी कि नाम इसका है मेलाटोनिन। अगला प्रश्न पूछा गया, सिंपल सा प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा है अबुल कलाम आजाद साहब ने। किसने लिखा? अबुल कलाम आजाद साहब के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जो भगवान महाकाल का मंदिर है ये आपको मिलेगा क्षिप्रा नदी के किनारे, जो कि है उज्जैन में। और आपको ध्यान रखना है कि इसी नदी के किनारे उज्जैन में कुंभ के मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। महाकालेश्वर की बात करें तो ये हमारे भगवान शिव का एक मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? अब देखिए, ये एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये मुझे नहीं मिल पाया है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां का एक मंदिर है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहले तो आपको उसी का नाम रखना है याद, जो कि है टेम्पल ऑफ ट्रूथ।
यानी कि इसे दंत मंदिर कहते हैं। ये श्रीलंका के कैंडी में है। और एक यहाँ का और फेमस मंदिर है जिसका नाम है शक्तिपीठ श्री शंकरी मंदिर। तो ऑप्शन में क्या था, आप उसी के अनुसार इसको करेंगे टिक। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इसमें हमारे देश का स्थान क्या था। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इसमें हम थे तीसरे स्थान पे। टोटल हमने 66 पदक यहाँ पर जीते थे, जिसमें से आपके 26 गोल्ड थे, 20 हमारा सिल्वर था और 20 यहाँ पर था ब्रॉन्ज। ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। ऑस्ट्रेलिया में आयोजन भी हुआ था। इंग्लैंड ने दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पदक जीते थे और हम इसमें थे तीसरे स्थान पर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अगला राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन अगले साल यानी कि 2022 में किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सरयू नदी कहां से निकलती है। तो देखिए, इससे पहले पूछा गया था कि सरयू किसकी सहायक नदी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो शारदा या काली नदी है उसमें जाकर के सरयू नदी मिल जाती है। अयोध्या से होकर के ये नदी बहती है। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये नदी आपके उत्तराखंड के एक पर्वत से निकलती है। नाम इसका है नंदाकोट पर्वत। तो ध्यान रखिएगा, नंदाकोट माउंटेन से निकलती है सरयू नदी। अगला प्रश्न पूछा गया कि आशापूर्णा देवी को जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार है ये कब दिया गया था। अगर हम लोग बात करें आशापूर्णा देवी की तो इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पहली महिला लेखिका हैं जिनको मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1976 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये इनको मिला था 1994 में। तो दोनों के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली में जो जमात खाना मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो बहुत सारे लोगों ने जामा मस्जिद बताया, लेकिन ये था जमात खाना मस्जिद। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। नाम उनका था खिज्र खान। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दिल्ली में, उसी के अंदर ये आपकी जमात खाना मस्जिद बनी हुई है। 1315 के आसपास इसका निर्माण करवाया था खिज्र खान ने। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। फिर पूछा गया कि सैला किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न जरूर आ रहे हैं। तो सैला की बात करें तो ये है छत्तीसगढ़ का। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, टोटल खिलाड़ियों की संख्या थी 3। एक तो थे जैक्स कालिस दक्षिण अफ्रीका वाले, एक थे जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के हैं, और एक थी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की पूर्व कप्तान जिनका नाम है लिसा स्टालेकर। तो ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। 2020 में इन 3 को शामिल किया गया था। अच्छा, इस साल भी 3 को शामिल किया गया है। अभी लगभग 3 से 4 दिन पहले की ही न्यूज है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन एक तो महिला जयवर्धने हैं। कहाँ के हैं? तो महिला जयवर्धने आपके श्रीलंका के हैं। 2 अन्य खिलाड़ियों को भी अभी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 1919 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, 2 आपके लोग थे जिनके द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो 2018 में हुआ था वो रूस में आयोजित किया गया था। किसने जीता था उसको? तो उसको जीता था फ्रांस ने। 2022 की अगर हम बात करें तो दोहा की जो राजधानी है, कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पर इसका आयोजन होगा। और 2026 वाला जो विश्व कप है वो होगा 3 देशों में। कौन कौन से देश हैं? तो एक तो आपका है मैक्सिको, एक है कनाडा और एक है अमेरिका। तो इन तीनों देशों में इसका आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कपास के उत्पादन में कौन सा देश टॉप पे है। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो हमारे देश भारत में होता है। दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे पे आता है ब्राजील। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे गुजरात में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक प्रश्न और कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉटन की मिल कहां पर है।
तो ध्यान रखिएगा, कॉटन की जो सबसे ज्यादा मिल आपको मिलेगी वो तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे। देखिए, अगर हम लोग आईपीएल के पूरे इतिहास की बात करें तो सबसे महंगे जो खिलाड़ी रहे थे वो इस साल रहे थे। नाम उनका है क्रिस मॉरिस। आपको पता होगा क्रिस मॉरिस सबसे महंगे थे, 16 करोड़ से ज्यादा राशि में ये बिके थे। लेकिन अगर 2020 का पूछा गया होगा तो 2020 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे इनका नाम है पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के ये तेज गेंदबाज हैं और पिछले साल यानी कि 2020 वाले आईपीएल में ये सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। तो इस प्रकार से जो भी एग्जैक्ट प्रश्न मुझको मिले थे उन सारे प्रश्नों को मैंने करा दिया है। तीसरी शिफ्ट के प्रश्न मुझे अभी नहीं मिल पाए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल पहली शिफ्ट का जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसमें आज के तीसरी शिफ्ट के भी प्रश्नों को शामिल कर लिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।